गुड मॉर्निंग छात्रों। पिछले दिने हम लोगों ने संप्रभुता के संबंध में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों की अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑस्टिन एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक था। अपने राजनीतिक चिंतक के होने के नाते उसने अपने चिंतन में संप्रभुता सिद्धांत को विशेष महत्व दिया था। इसलिए आधुनिक काल में उसे संप्रभुता का बहुत ही बड़ा हिमायती माना जाता है। संप्रभुता संबंधी अपने विचारों को उसने लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अर्थात कानून की व्याख्या में दिया है। उसने संप्रभुता को और संप्रभुता के कानूनी पहलू पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया है। ऑस्टिन की संप्रभुता हॉब्स की संप्रभुता की तरह अखंड और अमर्यादित है, लेकिन ऑस्टिन हॉब्स की तरह संप्रभुता को सामाजिक समझौता नहीं मानता है। वह बेंथम की तरह कानून को प्रभुसत्ता का आदेश मानता है। इतना ही नहीं, वह कानून को परंपरा से श्रेष्ठ मानता है, परंतु इसे उपयोगिता की धारणा में नहीं बांटता। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश होता है। ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत बेंथम के सिद्धांत से मिलता जुलता नजर आता है। बेंथम का कहना था कि राज्य और राजनीतिक समाज वही होगा जहां एक व्यक्ति समूह या बहुसंख्यक लोग एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आज्ञा का पालन करने में अभ्यस्त हो, क्योंकि उसका आदेश ही कानून होता है। वह आदेश देने वाला व्यक्ति सर्वोच्च होता है और संप्रभुता उसी व्यक्ति में निवास करती है। ऑस्टिन बेंथम द्वारा दी गई संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का पूर्णतया समर्थन करता है, परंतु बेंथम ने जहां केवल इसके सकारात्मक तथ्यों का वर्णन किया था, वहीं ऑस्टिन ने अपने चिंतन में इसके नकारात्मक तथ्यों का भी समावेश किया है। ऑस्टिन ने संप्रभुता की परिभाषा का वर्णन इस प्रकार किया था। उसका कहना था कि यदि समाज का अधिकांश व्यक्ति एक किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति के आज्ञा का पालन करता है, तो उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारणतः
किसी निश्चित प्रधान की आज्ञा को नहीं मानना पड़ता है। उस समाज में वह व्यक्ति निरंकुश संप्रभु होता है तथा वह समाज एक स्वतंत्र राज्य होता है। ऑस्टिन का कहना था कि संप्रभु अन्य किसी भी व्यक्ति के आज्ञा को नहीं मानता है, चूँकि वह स्वयं सर्वोच्च होता है, इसलिए वह अपने से नीचे वाले के आज्ञा का पालन करने में असमर्थ है। बेंथम ने इसे स्पष्ट नहीं किया था, जिस धारणा को ऑस्टिन ने अपना विचार में रखा कि जो व्यक्ति सर्वोच्च होगा वह अपने से अधीनस्थ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। इस विचार को बेंथम अपने विचारों में जगह नहीं दिया। जैसा कि हम कह चुके हैं कि ऑस्टिन की संप्रभुता संबंधी धारणा के पीछे उसका कानूनी संबंधी विचार देखने को मिलता है। ऑस्टिन ने कहा है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश होता है। निश्चित रूप से वह कानून के इसी सिद्धांत पर वह अपनी संप्रभुता संबंधी धारणा को विकसित करने का प्रयास किया है। वह कानून को ही अपने विचारों में स्थान देते हुए कानून को किसी संप्रभु व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा मनवाने का आदेश देता है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी परिभाषा के विश्लेषण करने से हम पाते हैं कि उसके संप्रभुता की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं कि उसकी पहली विशेषता संप्रभुता स्वतंत्र राजनीतिक समाज का एक आवश्यक अंग होता है। वह स्वतंत्र राजनीतिक समाज का केवल आवश्यक अंग ही नहीं बल्कि उसका एक गुण भी है। जिस प्रकार पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों के दल का होना अनिवार्य होता है जो प्रभु शक्ति के आदेश को क्रियान्वित करता है। इसकी दूसरी विशेषता हमें यह देखने को मिलता है कि ऑस्टिन के संप्रभु कोई निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। उसके निश्चित शब्द से तात्पर्य यह होता है कि संप्रभुता ऐसा होना चाहिए या संप्रभु व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो स्पष्टतया देखा जा सके और जिसे सभी लोगों के द्वारा अधिकारों के स्रोत के रूप में
स्वीकार कर सके। ऑस्टिन का कहना है कि प्रभुसत्ता का निवास अनिश्चित व अज्ञानी व्यक्तियों में नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है, जिसमें सोच का अभाव हो, जो अज्ञानी हो, उस व्यक्ति में या जो बाहरी व्यक्ति, वह व्यक्ति संप्रभु नहीं हो सकता है। उसका यह भी कहना है कि प्रभु सत्ता का निवास प्राकृतिक कानून, सामान्य इच्छा, लोकमत, ईश्वर आदि जैसे स्पष्ट धारणाओं में भी निवास नहीं करता। संप्रभुता किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति के समूह जो सुस्पष्ट होता है, उसी में ही निवास करता है। आइए अब हम ऑस्टिन के संप्रभु की तीसरी विशेषता पर गौर करें। उसकी तीसरी विशेषता में ऑस्टिन यह कहने का प्रयत्न किया है कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु सर्वोच्च और अमर्यादित होता है। इस कारण वह किसी अन्य सत्ताधारी से न तो आदेश पाता है और न किसी अन्य सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा दिए गए आदेशों का वह पालन करता है। प्रभुसत्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण भी लगाने के पक्ष में ऑस्टिन नहीं है। इसकी तीसरी विशेषता ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत की इसकी चौथी विशेषता यह है कि ऑस्टिन का सर्वोपरि सत्ताधारी संप्रभु होता है। वह समाज के एक बड़े भाग से अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्टिन अपने इन विचारों में दो बातों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला यह कि समाज के एक बड़े भाग के द्वारा आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, और दूसरा यह कि व्यक्तियों के द्वारा आज्ञा का पालन कभी कभार नहीं वरन एक आदत के रूप में हमेशा किया जाना चाहिए। संप्रभुता की पांचवी विशेषता, इसका कानून संप्रभुता का आदेश होता है और प्रत्यक्ष रूप में इसे संप्रभु घोषित करता है। उसका ऐसा मानना है कि वैसे व्यक्ति जो संप्रभु के आदेशों का पालन नहीं करता है, उसे सजा दी जा सकती है। एक और विशेषता जिसे छठी विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि ऑस्टिन का प्रभुसत्ता को
अविभाज्य मानता है। उसके अनुसार प्रभु सत्ता को विभाजन नहीं किया जा सकता है। प्रभु सत्ता अखंडनीय है। वह यह कहना चाहता है कि प्रभु सत्ता को व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह में नहीं बांटा जा सकता है। इसकी सातवीं विशेषता में यह देखा जाता है कि संप्रभुता जो है वह राज्य के लिए अनिवार्य होता है। वह किसी राजनीतिक व स्वतंत्र समाज अर्थात राज्य की स्थापना के लिए यह आवश्यक होता है। और राज्य की व्यवस्था को एक सही दिशा और व्यक्तियों के विकास के लिए, व्यक्तियों की उन्नति के लिए वह राज्य में एक संप्रभु का होना आवश्यक मानता है। वह किसी राजनीतिक व स्वतंत्र समाज अर्थात राज्य की स्थापना के लिए यह आवश्यक होता है। संप्रभु और शासित का मौजूद होना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संप्रभु व शासित प्रभु सत्ता के प्रतीक हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन करने पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऑस्टिन ने अपना सिद्धांत मूलतः वैधानिक प्रभुसत्ता के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। अब संक्षेप में इसके संप्रभुता के बारे में विचार हमने अभी किया है। अब अगली कक्षा में हम बहुलवादियों द्वारा और परंपरावादियों द्वारा ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या का आलोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।